नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। हम एक बार फिर से आ चुके हैं एनटीपीसी एग्जाम की कट ऑफ बढ़ाने के लिए एग्जाम पेपर 5 लेके। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बार बार ये लिखते रहते हैं कि सर क्यों पढ़ा रहे हो, कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगी। द मेन रीजन इज गगन सर फॉर हाई कट ऑफ। देखिए पहली बात तो गणित के हिसाब से केवल आपका सिलेक्शन नहीं होना, उसमें जीए का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स रीजनिंग 100% स्कोरिंग है। अगर आप यहां पे 100% स्कोर करते हैं और जीए में अपना फुल एफर्ट मारते हैं तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। तो कट ऑफ तो मैं बढ़ा ही रहा हूं, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं, मेहनत के आदी हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हम इस चैनल पर एग्जाम पेपर 4 तक करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं भाई साहब, क्यों गलती कर रहे हो, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो, बल्कि तुम तो उल्टा। चैनल पे जाइए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर हर एक मॉक टेस्ट कराया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। हर एक मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक एडवांस, डीआई वगैरह सब कुछ जैसा पेपर में आएगा। हर एक को करके जाइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जाएंगे तो मॉक टेस्ट भी यहां पर फ्री मैंने डाल रखे एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए आप जाओगे, रेलवे के अलग से टेस्ट, एनटीपीसी के भी हैं, ग्रुप डी के भी हैं। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट फ्री है, लगा लो भाई, पेपर में रिपीट होंगे सवाल। और नए टेस्ट लगाएंगे तो आपको 99 में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर जितने भी हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्हाटएवर जो आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के 5 साल का टेस्ट फ्री। और 99 में पूरी एप्लीकेशन पर पेड नए टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। तो अगर पॉसिबल हो सके तो पहले प्रीवियस ईयर लगाने के बाद फिर नए टेस्ट भी जरूर लगाना, एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग डाउनलोड करके, ठीक है। ओके, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे हर पीडीएफ में अपलोड कराता हूं। जैसे ये हमने ये एग्जाम पेपर 3 इसका लिंक डाला हुआ और इसके नीचे साथ साथ उसकी पीडीएफ डली हुई है, ठीक है ना। तो पीडीएफ हर एक एग्जाम पेपर की यहां पे डली हुई है। डाउनलोड करने के लिए मेरे प्यारे भाई ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। अब शुरू करते, कॉपी पेन लेके बैठो मेरे भाई, कट ऑफ तो बढ़नी तय है और एक ही रास्ता है, मेहनत कर लो। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे, जितना अच्छा पढ़ लोगे, सही कंटेंट पढ़ लोगे, उतना फायदा होगा। पहला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 280 रुपए है। दुकानदार मार्क प्राइस पर 16% की छूट देता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो ऐसे दुनिया के हर एक सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा रेशियो? सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस पी। आपने कितना डिस्काउंट दिया? 16%, तो 100 माइनस 16 84। प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। 100 प्लस 20 120 हो गया। एक 12 से चला जाएगा मेरे भाई, 12 सत्ते 84, 12 दुसाम 120। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस दे रखा, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी की वैल्यू, 7 की वैल्यू 280 रुपए दे रखी है आपको, 7 की वैल्यू 280 रुपए है स्टूडेंट, 40 गुना 40 टाइम्स। तो मार्क प्राइस भी 10 का 40 गुना आएगा, 10 का 40 गुना यानी कि 400 रुपीज, 400 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट। समझ में आई बात? कितना बेसिक सवाल था। ऐसे ही सवाल आएंगे मेरे भाई, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आना है। सवाल नंबर 2, मुस्कान 400 रुपए में 2 किलो दाल खरीदती है और 440 रुपए में बेचती है, लेकिन मुस्कान 1 किलो की जगह 850 ग्राम का वजन भी इस्तेमाल करती है। भाई वजन में बेईमानी कर रही है। मुस्कान का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ऐसे सवाल में रेशियो बनाओ, सीधी गुणा कर दो। मुस्कान 400 रुपए की दाल 440 रुपए में बेचती, ये हो गया भाई मुस्कान का प्रॉफिट। प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन प्राइस बढ़ाने के साथ साथ वजन में भी घपला कर रही है। अगर कोई ग्राहक 1 किलो दाल मांग रहा है, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो मुस्कान 850 ग्राम ही देती है, 850 ग्राम ही ग्राहक को देती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं मुस्कान 850 ग्राम दाल देके 1000 ग्राम का पैसा ग्राहक से ले रही है। तो मुस्कान का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ये रेशियो बना लिया, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, सीधी सीधी गुणा कर दी मेरे प्यारे भी। 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है भाई।
5 से जाएगा मेरे भाई 5 अट्टे 40, एकम 5 अट्टे 40 और 5 से 85 17 बार। 4 से आपका 88 चला जाएगा मेरे भाई 22 बार, यानी कि 17:22, 17:22 आ जाएगा। अल्टीमेटली 17 का सामान 22 में बिका तो 5 का प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे भाई 17 पर। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, तो 500/17 आएगा। 17 3 51, 30 से हल्का सा कम आएगा, 29 सही, 7/17। ये अगर 510 होता तो 17 से जाते 30 बार जाता, फिर 500 है तो 30 से हल्का कम आएगा, 29 समथिंग, ऑप्शन चौथा। ए और बी 80-96 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से 32 दिन में काम पूरा कर लिया। सी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 80 दिन में कर सकता है, बी 96 दिन में कर सकता है। अब ए और बी ने सी की हेल्प ली, यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर, ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर वो काम 32 दिन में कर लिया। पूछे सी अकेला काम पर पूरा करने में कितना टाइम लेगा? तो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब बात सुनना, तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई? 96 32 का तो 96 आ जाएगा। अब 80 का मतलब 16 पंजे 80 होता है, 96 में 16 आ गया, 5 की कमी और है 480। तीनों का एलसीएम आ गया, टोटल वर्क 480। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 480/80 6। बी की एफिशिएंसी 480/96 5। तीनों की एफिशिएंसी, तीनों लोग 480 यूनिट काम 32 दिन में करते। एक दिन में कितना करेंगे? 480 को 32 से भाग देंगे मेरे प्यारे, 15। तीनों की एफिशिएंसी 15 आ गई। सी की निकालनी है। अच्छा, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, तीनों की मिलाकर 15 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 4। 6 5 11, 4 15, 11 में 4 जोड़ूंगा तभी तो तीनों की एफिशिएंसी कुल मिला के 15 हो पाएगी। 6 5 11 4 15, तो सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो अगर सी 480 यूनिट काम करेगा तो सी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो सी को 480 काम करने में 120 दिन लग जाएंगे। सी अकेले इस काम को 120 दिन में कर सकता है। ये आंसर आ गया, बात खत्म। आ जाइए, रूट क्यू प्लस 1/√Q 7 है, तो क्यू स्क्वायर प्लस 1/Q स्क्वायर आपसे पूछा है। रूट क्यू से स्क्वायर में जाना है, 2 बार वर्क करना पड़ेगा। प्लस से प्लस में फॉर्मूला याद है कि भाई अगर x प्लस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो भैया रूट हट जाएगा, तो q प्लस 1/q क्या आएगा? q प्लस 1/q आएगा मेरे भाई 7 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 47। अब q प्लस 1/q आ गया, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो क्या आ जाएगा? फिर से स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर 2209, 2209 में से 2 घटाएंगे 2207। ये आंसर आ गया डी, 2207। कितना बढ़िया सवाल है, आप बोलोगे सर मजेदार। 5वां सवाल ये करिए, एक शर्ट की कीमत में, एक शर्ट का प्राइस पहले 15% बढ़ा, फिर 12% कम हुआ, फिर 8% बढ़ा। शर्ट के प्राइस में नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना है? देखो भाई, ये सक्सेसिव का सवाल है। एक शर्ट का प्राइस पहले 15% बढ़ता है, फिर 12% कम होता है, फिर दोबारा 8% इंक्रीज होता है। नेट चेंज क्या आएगा? तो 15 माइनस 12 और 8 का सक्सेसिव निकालना है। निकाल सकते मेरे भाई, 15 और माइनस 12 का निकाल लो पहले फॉर्मूला से। 15 माइनस 12 का निकाल लो, 15 माइनस 12 माइनस 15 गुणा 12/, शर्ट का प्राइस अगर पहले 15% बढ़ाया जाए फिर 12% कम किया जाए तो नेट चेंज आएगा 15 माइनस 12 माइनस 15 गुणा 12/100। फॉर्मूला होता है एक्स और वाई का सक्सेसिव, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 15 माइनस 12 3 और ये आ जाएगा 180/100, 1.8। 3 में से 1.8 घटाएंगे 1.2, 1.2% आ गया। फिर दोबारा शर्ट का प्राइस एक बार फिर 8% बढ़ाया गया, तो अब 1.28 का दोबारा सक्सेसिव कर लो सेम फॉर्मूला से, तो 1.2 प्लस 8 और प्लस 1.2 गुणा 8/100, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? यानी कि ये इसका आंसर होना चाहिए। अब आप ये देखो मेरे दोस्तों, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। और 8 में 1.2 जोड़ेंगे 9.2 और ये 12×96, 9.6/100 करेंगे तो ये 10 नहीं पहुंचेगा, अप्रोक्स 9.3 रहेगा, 10 नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना? 9.2 में
ये 0.096 अगर जोड़ेंगे तो 9.3 के करीब रहेगा, 10 नहीं पहुंचेगा। आंसर है बी ऑप्शन। अगला करेंगे भाई, सवाल नंबर 6। एक ट्राइंगल में भुजाओं की लंबाई 6 और 12 यूनिट और x यूनिट है। हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर x? x की कितनी पूर्णांक संभव वैल्यू हैं मेरे भाई? देखो, एक ट्राइंगल की दो साइड दी हुई हैं 6 और 12, तो तीसरी जो साइड है x, उसकी जो रेंज होगी, ध्यान रखना मेरे भाई, वो इन दोनों के डिफरेंस 12 - 6, 6 से बड़ी होगी और 12 + 6 18 से छोटी होगी। ये x की रेंज होगी मेरे भाई। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा आपसे, सवाल पूछा x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट भी याद करना कि ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड -1। या तो आप यहां से काउंट करो x की वैल्यू, या ये शॉर्टकट है ट्वाइस इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हैं और तीसरी साइड की पॉसिबल इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो जो दो साइड आपको दी हैं 6 और 12, उनमें छोटी साइड ढूंढो। छोटी साइड कितनी है? 6 है, तो ट्वाइस इंटू 6 - 1, यानी कि 12 - 11। तो x की 11 डिफरेंट इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। यहां से काउंट करेंगे 11 ही आएंगी। सवाल नंबर है आपके सामने 7। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। अगर सूखे अंगूरों का वजन 225 किलोग्राम है, तो ताजा होने पर इसका कुल वजन कितना था? यह है ड्राई फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट वाला सवाल। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ताजे फलों में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन ताजे फलों को अगर सुखा दोगे, वो सूख जाएंगे, तो पानी कम हो जाएगा, पानी का परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज सेम रहेगी, फलों में जो सॉलिड पार्ट है मेरे प्यारे भाई, जो गूदा है, जो छिलका है मेरे प्यारे भाई, जो पल्प जिसे बोलते हैं, पल्प सेम रहेगा। तो कभी भी ताजे और सूखे फल वाला सवाल आता है तो उसमें पल्प की मात्रा सेम कर दो भाई। फल दो चीजों से बनता है, एक तो होता है मेरे प्यारे भाई पल्प, यानी कि जो सॉलिड हिस्सा है, और दूसरा है मेरे प्यारे भाई वाटर। पानी तो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पल्प की मात्रा सेम रहेगी। अब मैंने मान लिया कि फ्रेश होने पर फ्रेश फ्रूट का कुल वजन जो है वो f है, f किलो है मेरे प्यारे, मैंने ये मान लिया। तो फ्रेश फ्रूट में कितना पानी है? 80%। 100% में से अगर 80% पानी है तो घटाइए, बाकी का 20% पल्प है। फ्रेश फ्रूट का 20% पल्प है। सूखे अंगूरों का वजन जो है 225 किलो है। 225 किलो सूखे अंगूर में 10% वाटर है। 100% में अगर वाटर 10% है, तो बाकी का जो 90% है मेरे प्यारे भाई, वो पल्प है। ये बराबर होना चाहिए, तो आप इसको बराबर कर दो, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, 20 से जाएगा ये 90 4.5 बार, 225 गुणा 4.5, यानी कि 900 और 225 का आधा, 1012.5 किलो। तो फ्रेश फ्रूट जब अंगूर ताजे होंगे तो उनका वजन 1012.5 किलो रहा होगा। ए ऑप्शन आंसर है सवाल का। ठीक है, आ जाइए। मान लीजिए कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर हैं। सिमिलर है यानी कि इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट उनकी शेप सेम होगी। एआर मतलब एरिया, तो त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। पीक्यू 4 है, क्यूआर 6 है, पीआर 7 है। एसी का मान ज्ञात करें। देखिए, एसी की वैल्यू पूछी है, तो एसी के करस्पॉन्डिंग यहां कौन सी साइड होगी? पीक्यूआर में आर क्यू। तो एसी का मान निकालने के लिए केवल ये क्यूआर की लंबाई चाहिए, आर क्यू की इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी भाई। सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर यहां एरिया का रेशियो 16:25 है मेरे प्यार भी, तो एरिया के रेशियो का अंडर लीजिए। 16 का अंडर 4, 25 का 5। ये एबीसी पीक्यूआर की साइड का रेशियो आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का, यानी कि एसी के करस्पॉन्डिंग है आपका आर क्यू, इनका रेशियो हो गया। अब यहां पे क्यूआर आपको 6 सेंटीमीटर बोला है, 5 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, जो कि 1.2 गुना है। तो 4 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 1.2 गुना होगी, यानी कि 4.8 किलो, 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी। एसी का मान 4.8, खत्म, कुछ नहीं है। A is thrice as efficient as B. A takes 24 days less than B to complete a work. If they work together, in how many days will the work be completed? टाइम एंड वर्क का मोस्ट फेमस क्वेश्चन, गजब का तरीका है करने का। ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है, ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए की 3 है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? तो ए की एफिशिएंसी बी का 3 गुना, एफिशिएंसी का रेशियो है।
एक्चुअली यहां टाइम का डिफरेंस दिया है कि ए को काम करने में 20 से 24 दिन कम लगता है। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो ए और बी को लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 1:3। यानी कि अगर बी काम करने में 3 यूनिट ले रहा है तो ए 1 यूनिट ले रहा है, तो ए जो है बी से काम करने में 2 यूनिट समय कम लेता है। सवाल के अनुसार ए बी से 24 दिन कम लेता है, तो 2 की वैल्यू सवाल में 24 दिन है, 12 गुना, तो 1 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 12 दिन आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं ए काम करने में, मैंने ए के दिन पता कर लिए, ए काम करने में 12 दिन का समय लेगा। ए काम करने में ये इसलिए दिया था कि आप किसी एक आदमी के दिन निकाल लो, मैंने ए के दिन निकाल लिए मेरे भाई, ए के, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये हटा दो चाहें, क्या दिक्कत है। अब ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, किसी काम को 12 दिन में करता है, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को अगर ए और बी मिलकर करेंगे, अगर इसी काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो मिलकर करेंगे 3 और 1 4 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन में होगा भैया, 36/4, 9 दिन में। तो ए और बी मिलकर सेम इसी काम को 9 दिन में करेंगे, और ये मेरा आंसर होगा ए ऑप्शन। मोस्ट फेमस सवाल है, टाइम एंड वर्क का, आना ही चाहिए बच्चों करना। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें मेरे प्यार भी। सवाल नंबर है 10, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको कि सर ये तो कैलकुलेशन है, भाई ये एलजेब्रा का सवाल है। आप अगर देखो तो नीचे दिया है 729 जो कि 9 का क्यूब होता है, 343 जो 7 का क्यूब होता है, यानी कि नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ऊपर क्या है 0.7 का स्क्वायर, ये 0.81 0.9 का स्क्वायर, ये क्या है -0.7 गुणा 0.9, यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही है, और ऊपर क्या है मेरे भाई, ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यहां ए की जगह 0.9 है, बी की जगह 0.7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये बचेगा 1/a प्लस बी। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1/0.9 प्लस 0.7, यानी कि 9 7 16, 1.6। 1.6 होता है 16/10, 16/10 का मतलब 8/5, तो 1/8/5 कितना आ जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन 5/8। तो 5/8 इस सवाल का आंसर हो गया। आगे चलेंगे। ट्राइंगल एबीसी में ए 66 डिग्री है, ए बी और ए सी को डी ई तक आगे बढ़ाया जाता है, सीबीडी बीसी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेकिन कर तभी पाओगे जब फॉर्मूला आता होगा। देखिए एडवांस मैथ के सवाल में जस्ट सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि भाई इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे ये बताइए मेरे भाई, आपके सामने एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी है, इसमें ये वाला एंगल ए 66 डिग्री का है, 66 डिग्री का। अब यहां साइड ए बी को और ए सी को आगे बढ़ाया जाता है, साइड ए बी को ये आगे बढ़ाया भाई पॉइंट डी तक, और ये हमने साइड ए सी को ये आगे बढ़ाया है, इस साइड ए सी को आगे बढ़ाया मान लीजिए यहां पॉइंट ई तक। अब ये एंगल बन गया सीबीडी, हमने इस एंगल सीबीडी का ये बाइसेक्टर खींचा जो हाफ हाफ करेगा, ये एंगल है बीसीई, ये बीसीई कौन है, इसका बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे भाई, और ये दोनों यहां पर मिलते हैं यहां पर, और आपसे यही एंगल पूछा, एंगल बीओसी एंगल कितना होगा, यही पूछा है। अब इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल दिया है और बाकी दोनों एंगल के एक्सटीरियर बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्वि भाजक खींचे, एक्सटीरियर बाइसेक्टर ही तो है, ए बी को आगे बढ़ाने पर बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर खींचा है, ये ए सी को आगे बढ़ा के एंगल सी पे जो एक्सटीरियर एंगल बना उसका बाइसेक्टर खींचा है। तो ये जो बाह्य कोण बाइसेक्टर यहां पे मिले, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बनेगा बीओसी, इसकी जो वैल्यू होगी वो सीधा 90 डिग्री माइनस तीसरा जो कोण है ए इसका आधा होगी, 90 डिग्री माइनस a/2 ये होगी मेरे भाई। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ए 66 डिग्री दिया है, तो 66/2 33, 90 डिग्री में से 33 घटाएंगे तो 57 डिग्री, 90 में से 33 घटाएंगे 57 डिग्री इसका आंसर है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे आप कैसे एडवांस मैथ के सवालों को कर पाएंगे। अर्थमेटिक में तो इंसान जुगाड़बाजी लगा लेगा, ऑप्शन देख लेगा, अप्रॉक्स देख लेगा, ये कर लेगा वो। एडवांस इज ए कंप्लीट जो है कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट,
तो उसके आपको फॉर्मूला याद करने होंगे। अगर आप, और 13-14 सवाल आएंगे आपके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन से। तो अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो भाई साहब ये बुक मंगा लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला किताब। ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे। ये एक बाइलिंगुअल किताब है और ये अपडेटेड है। पूरे गणित में, अर्थमेटिक में, एडवांस में जितने भी फॉर्मूला, थ्योरी, शॉर्टकट आप पढ़ते हो वो सब इस एक किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये मल्टी कलर बुक है, बहुत पतली सी। देखिए इस तरीके से कैसे सर्कल के प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट समझाए गए। अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट समझाएगा, उसके बाद फिर उस पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिससे आप बेहतर समझ पाए। पूरी बुक कलरफुल है, 150 के आसपास ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। कंसेप्ट अगर कमजोर हैं और किसी टीचर का बैच भी नहीं पढ़ रहे हो तो इस बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस तो मॉक टेस्ट करा ही रहे हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 12। एक मम्मी और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज का रेशियो 7:1 है। 5 साल के बाद ये रेशियो 4:1 हो जाएगा। उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस ज्ञात करें। प्रेजेंट एज का डिफरेंस ज्ञात करें। देखिए भैया, एक मदर है और उसकी डॉटर है, उनकी एज का रेशियो है अभी 7:1। लेकिन जब हम 5 साल बाद की बात करते हैं तो 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो 4:1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 5 साल बाद मदर की एज भी 5 साल बढ़ेगी, डॉटर की एज भी 5 साल बढ़ेगी, तो रेशियो, एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। या मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। अब रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां देखो 7:1 में 6 का डिफरेंस है, 4:1 में 3 का डिफरेंस है। या 3 को भी 6 बनाना है तो 2 से गुणा, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4:1 को 8 रेशियो 2 लिख दिया। आप देखो मदर की एज 7 से 8 होगी, 1 यूनिट बढ़ी। डॉटर की एज 1 से 2 होगी, डॉटर की एज भी 1 यूनिट बढ़ी। जबकि एज बढ़ी कितने, दोनों की 5-5 साल, तो 1 यूनिट का मतलब 5 साल है। पूछा है एज का डिफरेंस, भाई मदर डॉटर की एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा। मदर डॉटर की एज का डिफरेंस यहां भी 6 यूनिट है, यहां भी 6 यूनिट है मेरे प्यारे भाई। 6 यूनिट के लिए पूछे, एक की वैल्यू 5 साल है, 6 की वैल्यू 30 साल है। तो मदर अपनी डॉटर से 30 साल बड़ी हैं। खत्म। आ जाइए, उस समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें जिसकी भुजा 76 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो। अगर किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो उसका जो एरिया होगा वो √3/4 a² होगा। अब यहां पे समबाहु त्रिभुज की भुजा 76 है तो √3/4 76 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब 4 है 2 का वर्ग, 76/2 यानी कि 38 का स्क्वायर। √3 38 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1444 √3। एंड में 4 आएगा, 1444 √3 आंसर है। कोई परेशानी इस सवाल में? कोई भी नहीं। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। सूरज एक नाव में धारा के विपरीत 48 घंटे में 424 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के साथ 30 घंटे लगते हैं। धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, अगर कोई आदमी स्ट्रीम, धारा के अगेंस्ट जाता है तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड, नाव की चाल। अगर नाव धारा की सेम डायरेक्शन में, स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में चलती है तो उस केस में जो नाव की स्पीड है उसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब एक नाव करंट के अपोजिट जाती है 424 किलोमीटर 48 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस बटे टाइम। वही नाव मेरे प्यार भी धारा के साथ जाती है डाउनस्ट्रीम 424 किलोमीटर जो है 30 घंटे में। आपसे पूछे धारा की गति, करंट की स्पीड पूछे जिसे हम y से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है d-u/2। ठीक है, देखो दिख रहा है सवाल का आंसर एप्रोक्स है तो हमें एप्रोक्स लेना पड़ेगा। ये किससे कटेगा भाई, 8 से, 8 पंजे 40 और 3 8 3 24, 8 6 53/6। 53/6 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 6 निम्मा 54। क्लियर है, 6 निम्मा 54 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9 ही आ जाएगा ये लगभग। और ये कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा आपका 14.1, लगभग 14.1 अप्रोक्स में। ठीक है ना, 420 चला जाएगा ना मेरे प्यारे भी, 30 से 14 बार। ठीक है, तो करंट की स्पीड d-u/2, तो 14.1 में से जब आप 9 घटाओगे तो 5.1, 5.1/2 करोगे तो ये आएगा लगभग
2.5 से ज्यादा है, अप्रोक्स 2.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा तो ये आंसर है सी 2.65 अप्रोक्स में। ये तो आंसर आ ही नहीं सकते, इतने बड़े तो आंसर आएगा ही नहीं, खेल खत्म हुआ। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका सवाल आंसर बताओ मेरे भाई। 15वां क्वेश्चन देखो भाई, फिर से बिना कॉन्सेप्ट के ये सवाल बहुत मुश्किल है, और कॉन्सेप्ट पता है तो इससे आसान सवाल पूरे टेस्ट का कोई नहीं। देखो मेरे दोस्त, अगर दो एंगल का सम 90 है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो tan a गुणा tan b जो होता है वो 1 होगा। बस आपको ये चेक करना कि एंगल का सम 90 है, tan a गुणा tan b 1। सेम cot a गुणा cot b भी 1 होगा, cot a गुणा cot b 1। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब यहां देखो मेरे प्यारे भी, जब ध्यान से देखेंगे तो 35 डिग्री 55 डिग्री 90, tan 35 गुणा tan 55 1, 40 50 90, कॉट 40 गुणा कॉट 50 1, बचा tan 45। tan 45 डिग्री का मान 1 ही होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आंसर। सवाल नंबर 16, 470 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 5% पानी है। A boy added some water in the mixture and now there is 6% water in new mixture। एक लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी डाला, अब नए मिश्रण में 6% पानी हो गया। क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय बॉय इन द मिक्सचर, लड़के ने कितना पानी मिश्रण में मिलाया है। देखो ऐसे सवाल हमेशा एलिगेशन से होते हैं। हमारे पास एक इनिशियल मिश्रण है, हमारे पास एक इनिशियल मिश्रण है जिसमें 5% वाटर है, 5% वाटर है, इनिशियल मिश्रण है 470 लीटर दूध पानी का, 5% वाटर है। अब इस लड़के ने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया, तो जो लड़का, हम वाटर पे एलिगेशन लगाते हैं वाटर के कंसंट्रेशन पे, बच्चे ने पानी ऐड किया, तो जो बच्चा ऐड कर रहा है वो वाटर ऐड कर रहा है। अब वाटर ऐड कर रहा है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, 100%। 100% मेरे प्यारे भाई, जो लड़का ऐड कर रहा है वो वाटर है, ओनली वाटर है, ओनली वाटर का मतलब वाटर का कंसंट्रेशन 100% है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क में मिल्क कितना होगा 100%, वाटर कितना होगा 0%, क्योंकि वो प्योर मिल्क है तो उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन 100% होगा, मिल्क की कंसंट्रेशन। ऐसे अगर यहां लड़के ने पानी ऐड किया तो पानी प्योर है, पानी ही ऐड किया, कुछ और तो नहीं मिला है, तो जो लड़के ने ऐड किया उसमें 100% वाटर का कंसंट्रेशन है। अब जो नया मिश्रण बना उसमें कितना वाटर हो गया, 6% हो गया, 6% वाटर। लगा दीजिए एलिगेशन मेरे भाई, 100 - 6 94 और 6 - 5 1, यानी कि अगर इनिशियल मिश्रण 94 था तो लड़के ने 1 यूनिट वाटर मिलाया। मिश्रण था 470 लीटर, 94 की वैल्यू 470 लीटर है मेरे प्यार भी 5 गुना, 1 यूनिट के लिए 5 गुना होगी 5 लीटर, यानी कि लड़के ने मात्र 5 लीटर पानी मिलाया है। बी ऑप्शन आंसर है, और बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, आना चाहिए। 17 √7 - √5 बटे √7 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √। बहुत बेसिक सवाल है, स्पेशल सवाल है आने वाला, सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता, एलजेब्रा में और शर्ट्स दोनों में काम आता है मेरे भाई ये फॉर्मूला, a प्लस बी बटे a माइनस बी। इसी का उल्टा करके लिखो, यानी कि अब a माइनस बी ऊपर और a प्लस बी नीचे। अगर ऐसी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जोड़ के क्या आता है मेरे भाई, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर करके जोड़ना है, नीचे स्क्वायर करके घटाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा बच्चे। ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बस यहां a की जगह लिखा हुआ है √7 और यहां b की जगह लिखा हुआ है भाई √5, ये लिखा हुआ है। तो यहां आप वैल्यू रख दो केवल, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5 बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 7 - 5 2 से 2 कट गया, यानी कि 12। तो इसका आंसर 12 आ गया। इतना बढ़िया सवाल था मेरे भाई। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 18, शांत जल में, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, इसे x कहते हैं मेरे भाई। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नाव 150 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, फिर वापस कैसे आएगी, धारा की विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम वापस आएगी।
राउंड ट्रिप टेक्स टोटल 16 आवर, राउंड ट्रिप जाने आने में 16 घंटे का समय लगता है। व्हाट द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, धारा की प्रवाह की चाल बता, यानी कि वाई का मान आपसे पूछा है, धारा की चाल, करंट की स्पीड पूछी है भाई। एक नाव 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 150 किलोमीटर फिर वापस आती है। 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है भाई एक्स प्लस वाई। अब यहां पे मेरे भाई मोटर बोट की चाल 20 दी है, धारा की चाल आपसे पूछी है वाई, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 प्लस वाई। फिर नाव मेरे भाइयों 150 किलोमीटर वापस आती है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड 20 माइनस वाई। जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा? 16 घंटे, बराबर ये 16 आवर्स का टाइम लगा। तो आपके सामने ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन बेस्ट है सॉल्व ना करके ऑप्शन से करा जाए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। देखो राइट साइड में कितना प्यारा नंबर है 16। अगर मैंने 6 माना, 20 6 26, 150 से भाग होगा ही नहीं कभी। 4 माना तो 20 4 24, 124 से भाग नहीं होगा, 116 से भाग नहीं होगा, नहीं। 150, अगर मैंने 8 माना, 20 8 28, क्या 128 से भागो? 28 में नंबर छुपा होता है 7, 7 तो प्राइम नंबर है, 107 से भाग नहीं होता, यानी कि आंसर ये हो सकता है 5, 5 इसका आंसर है। चेक करके देख लो, अगर मैं y की जगह 5 रखूंगा, y की जगह अगर मैं 5 रखता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 20 5 25, 150 बटे 25 6, 20 माइनस 5 15, 150 बटे 15 10, तो 6 10 16। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो y का मान बेटे 5 आ गया। क्लियर है बच्चों? आइए, एक रेक्टेंगल की चौड़ाई 215 सेंटीमीटर है, इसका डायगोनल 559 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर बताओ। परिमाप आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आयत है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इसका विकर्ण आपको दिया 559, डायगोनल 559 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई आपको दिया 215 सेंटीमीटर। आपसे इसका पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए। रेक्टेंगल की लंबाई पता चल गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लंबाई कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाने में लंका लग जाएगी। आंसर इंटीजर आ रहा है, यानी कि यहां पे कोई ना कोई ट्रिपलेट बन रहा होगा, बस आपको ट्रिपलेट पहचानना है। कौन सा ट्रिपलेट यहां पे लगेगा? तो भैया ट्रिपलेट पहचानने का तरीका क्या? आप रेशियो लेते हो। चाहे यहां पे हाइपोटेनस 559 है ना, 90 डिग्री के सामने, एक भुजा 215, 215 किससे कटता है? 215 कटता है 5 से, 5 गुणा 43, यानी कि 43 एक प्राइम नंबर है। कि 43 से तो नहीं कट रहा, ये 43 से कटेगा 5 बार, 43 से कम 43 बच गया 12, 43 से 129, 13 बार, बिल्कुल से 43 से डिवाइड हो रहा है। ये 13 5 12 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस ये 43 गुना है 43 टाइम्स, है ना। 13 का 43 गुना 559, 5 का 43 गुना 215, तो 12 का 43 गुना, तीसरी साइड आएगी 12 का 43 गुना 480 और 36, 480 और 36 आ जाएगा जी 516, 516। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे आंसर। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, यानी कि 516 प्लस 215, तो 731 का दुगुना 1462। ये आपका आंसर हो गया बच्चे। इतना बेसिक सवाल था। आइए सवाल नंबर 20। एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा 48 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तीसरा पाइप भी खोल दिया। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, एक पाइप जो है, मान ली इसका नाम ए है, टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप है जो इसे 48 मिनट में भर सकता है, बी 48 मिनट में। और तीसरा पाइप है सी जो खाली करने वाला पाइप है, लीकेज है वो, जो 18 मिनट में पूरा टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है जी। तो 36 48 और 18 का एलसीएम 144, 144। 36 48 18 का एलसीएम 144। मैंने मान लिया कि जो हमारी टंकी है, टंकी की कैपेसिटी 144 है, 144। यहां से पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3,
सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी 140 58 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 8 माइनस का 8। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब दो पाइपों को 16 मिनट के लिए मेरे प्यार भी खोला जाता है। यहां पे पाइप ए और बी को एक साथ 16 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है, 16 मिनट के लिए खोला जाता है। तो पाइप ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, पाइप ए 4 भरेगा और बी 3 भरेगा, 4 3 7। तो दोनों पाइप 16 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो 16 मिनट में कितना भर देंगे, 16 7 112, यानी कि 112 यूनिट टंकी भर जाएगी। ये हुआ 144 में से 112 यूनिट टंकी भर जाएगी। अब 16 मिनट के बाद क्या हुआ, तीसरा पाइप भी खोल दिया, यानी कि अब तीनों पाइप ओपन है। जब तीनों पाइप ओपन है तो तीनों पाइप काम करेंगे, तो 4 3 7 और -8, तीनों पाइप की एफिशिएंसी हो रही है 4 3 7 और -8 -1, तीनों पाइप की एफिशिएंसी -1 है। यानी कि तीनों पाइप, जैसे ही तीसरा पाइप खोला अब एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे नहीं खाली करेंगे। तो तीनों पाइप मिलकर 1 यूनिट एफिशिएंसी से खाली करेंगे। भाई अब तक जितनी टंकी भरी जा चुकी है वही तो खाली होगी, 112 यूनिट टंकी भरी जा चुकी है, ये खाली होगी, 1 एफिशिएंसी के साथ खाली होगी। तो खाली होने में कितना समय लगेगा, 112 बटे 112 मिनट का समय लगेगा, ठीक है भाई। तो टंकी खाली होने में अब 112 मिनट का समय लगे। गजब का सवाल है, सवाल नंबर 21 आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का ये सवाल है मेरे भाई, और ये एसएससी में भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। सवाल में दिया कॉटे प्लस कॉसे बराबर एम, कॉटे माइनस कॉसे बराबर एन, तो कौन सा सत्य है। देखो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग का अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप कर सकते हो, पर मैं आपको यहां पे इसका बेसिक मेथड ही बताऊंगा। और ये एक नहीं बच्चे 2 सवाल होते हैं, दोनों ही प्रूफ करने के लिए आते हैं मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको यहां पे दिया कॉटे प्लस कॉसे और कॉटे माइनस कॉसे, इन दोनों में क्या आपको कोई रिलेशन पता है भाई, इनके बीच में ये रिश्ता होता है कॉट स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए और याद कर लीजिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस जो है गुणा में बदल जाता है। सेम ऐसा ही रिलेशन टेन साइन में भी होता है भाई, सेम ऐसा ही टेन साइन में भी होता है, यानी कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए। बोलो बात को समझे, टेन साइन में भी होता है, दोनों पे सवाल बन सकते हैं, कॉट कॉस पे भी और टेन साइन में भी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए गुणा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर का मतलब ये होल स्क्वायर कर सकते हैं, कॉट ए गुणा कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ ये कैसे आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे आएगा, जब इनकी गुणा करेंगे भाई, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, इनकी गुणा करेंगे एम इंटू एन, एम इंटू एन आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ कॉट ए गुणा कॉस ए कैसे आएगा, अगर आपको सवाल में ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए बी कैसे आएगा, ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे 4ab। अगर आप कॉटे प्लस कॉसे के स्क्वायर में से, अगर आप कॉटे प्लस कॉसे, कॉटे प्लस कॉसे यानी कि एम के स्क्वायर में से अगर आप कॉटे माइनस कॉसे यानी कि एन का स्क्वायर घटाएंगे, ए प्लस बी स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आता है, 4 इंटू कॉटे गुणा कॉसे। अरे भाई साहब बात को समझे कि नहीं, अलजेब्रा का फॉर्मूला ये भी नहीं जानते भाई आप लोग, ए प्लस बी स्क्वायर में से आपको ए प्लस बी दिया ए माइनस बी दिया है, स्क्वायर करके घटाएंगे तो 4ab आएगा, कॉटे प्लस कॉसे का स्क्वायर जिसको एम कहा गया है, माइनस कॉटे माइनस कॉसे का स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर घटाएंगे तो 4 कॉटे कॉसे आएगा, और कॉटे गुणा कॉसे की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे भाई, 4 जो है यहां गुणा में है, ये 4 गुणा में ये आ जाएगा यहां बटे में, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 4। तो यानी कि जो कॉटे गुणा कॉसे है, जो कॉटे गुणा कॉसे है ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 4 है, और ये हो गया मेरे भाई इसका होल स्क्वायर। यस और नो, यहां तक किसी को कोई समस्या?
बस सवाल सॉल्व हो गया। अब इस सवाल में कोई दम नहीं है। स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 की यहां गुणा कर दो, 16 mn बराबर आ गया 16 mn बराबर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आ गया 16 mn। पहला ऑप्शन सही है। मैंने बेसिक मेथड आपको बताया है। ये सेम टू सेम सवाल टेन साइन में भी बन सकता है कि टेन ए प्लस साइन ए बराबर एम, टेन ए माइनस साइन ए बराबर एन। बताओ कौन सा सही है, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। आया मेरे भाई समझ में, ये बताएंगे। सवाल नंबर 22वां एएलपी सीबीटी 2 के पेपर का सवाल है। ये बताओ, परसेंटेज का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कौन करेगा? सवाल में बोला है 25% ऑफ ए बराबर बी, है ना। ए का 25%, ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा। 25% ऑफ ए का 25% बी है। तो आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 160। आपसे सवाल में क्या पूछा है? बी परसेंट ऑफ 160, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। बताओ, देखिए परसेंटेज आगे पीछे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी परसेंट ऑफ 160 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 160% ऑफ बी, 160% ऑफ बी। ऑफ का मतलब गुणा ही तो है, चाहे बी की 160 में गुणा करो चाहे 160 की बी में। 160% क्या होता है मेरे भाई? 20% 1/5, 20% 1/5, 160% है 8 गुना 8/5, यानी कि 160% का मतलब 8/5 है। 160% का मतलब 8/5, 160% मतलब 160/100, 8/5 ऑफ बी। तो आपको बी दिया है, जबकि सवाल में आपसे पूछा है 8/5 ऑफ बी, ये आपसे पूछा 8/5। 8/5 आपको करना है। अगर यहां 8/5 से गुणा करिए तो यहां भी तो 8/5 से गुणा होगी लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा? 5 से 25 5 बार चला जाएगा, 40% ऑफ ए, तो 40% ऑफ ए आ जाएगा, 40% ऑफ ए। समझ में आ गया मेरे भाई? बोलो बोलो। यानी कि बी का 8/5 ये आपको निकालना था, क्या आ गया मेरे भाई? 8 पंजे 40% ऑफ ए आ गया। बिल्कुल बेसिक सवाल। एक ट्रेन 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 114 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। फिर 372 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए 93 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। पूरी दूरी के लिए ट्रेन की एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। भाई एक ट्रेन 228 किलोमीटर गई, 228 किलोमीटर, फिर कितना गई? फिर गई है 372 किलोमीटर, 372 किलोमीटर, ये कुल डिस्टेंस चली ट्रेन ने। बट टाइम कितना लगा? टाइम भी आप निकाल सकते हो मेरे भाई, निकाल सकते हो। 228 किलोमीटर जाओगे 114 किलोमीटर पर आवर की चाल से, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 228 बटे 114, 2 घंटे लगा प्लस। फिर आप 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 372 किलोमीटर जाओगे, कितना टाइम लगा? 372 बटे 93, 372 बटे 93, 4 घंटे लगा, 4 घंटे टोटल टाइम। यानी कि आप कुल कितनी डिस्टेंस गए? 200 और 300, 500, 28, 72, 100, 600, टोटल डिस्टेंस गए 600 किलोमीटर, टोटल समय लगा 6 घंटे। तो एवरेज स्पीड आ गई जी 100 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है मेरे भाई, इससे बढ़िया तो आंसर ही नहीं आ सकता सवाल का। ऑप्शन नंबर ए आया हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई पेपर में। ट्राइंगल पी क्यू आर में फिर एक ज्योमेट्री का सवाल। ट्राइंगल पी क्यू आर में 4 टाइम्स ऑफ एंगल पी बराबर 5 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू बराबर 20 टाइम्स ऑफ एंगल आर। एंगल क्यू पूछा है, बहुत बढ़िया भाई। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर के तीनों एंगल पी क्यू आर का रेशियो निकालूं तो नहीं हो जाएगा भाई? जब भी आपको ऐसी चीजें दी होती हैं, जब भी आपको इस तरह की चीजें दी जाएंगी, तो आप रेशियो कैसे निकालते हैं? यहां रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाओ आप। 4p बराबर 5q बराबर 20r, तो 4, 5 और 20 का एलसीएम 20। भैया मैंने मान लिया कि ये 20 के बराबर है। 4, 5, 20 का एलसीएम 20 होता है। मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई ये 20 के बराबर है। तो 4p अगर 20 है तो p का मान आ जाएगा 5, 5q अगर 20 है तो q का मान आ जाएगा 4, 20q बराबर 20 है तो r का मान 1। ये p क्यू आर के एंगल का रेशियो आ गया। एंगल p एंगल q एंगल r का रेशियो आ गया। आपसे यहां पे कौन क्यों पूछा है, एंगल क्यों पूछा है?
अब आप मुझे बताओ किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, या एंगल क्यों 4 है आउट ऑफ टोटल, तीनों एंगल का सम 5 4 9 1 10, तीनों एंगल का सम 10 है, तो 4/10 हो जाएगा 180 डिग्री का, यानी कि 72, 72 डिग्री एंगल क्यों की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर है यहां से ए, इससे आसान सवाल नहीं कोई। आगे चलते हैं। राधा अपनी इनकम का 25% बचाती है, इनकम 20% बढ़ती है, सॉरी खर्चा 20% बढ़ता है, इनकम 29% बढ़ती है, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। सवाल 100 मान के भी हो सकता है, सवाल एलिगेशन से भी हो सकता है, सवाल डेविएशन से भी हो सकता है, तीनों मेथड है, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। जैसे इस सवाल का डाटा बहुत आसान है, तो मैं 100 मान के बता देता हूं, जरूरी कि हम हमेशा एलिगेशन डेविएशन ही लगाएं, बेसिक मेथड 100 मान के बता देता हूं। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। राधा अपनी इनकम का 25% बचाती, इसका मतलब राधा अगर 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 25 रुपए वो बचाती है, तो बाकी का राधा 75 खर्च करती है, राधा बाकी का 75 खर्च करती है। आय खर्चा बचत का रेशियो है। अब हुआ क्या, राधा का खर्चा 20% बढ़ जाता है, खर्चा है 75, 75 का 20%, 20% 1/5, 75 का 1/5 15, खर्चा 15 बढ़ जाता है। इनकम 29% बढ़ जाती है, इनकम है 100, 100 का 29% कितना होता है 29, 100 का 29%, इनकम 29 बढ़ गई, तो राधा की बचत कितनी बढ़ जाएगी भाई। इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत, अगर इनकम 29 बढ़ी है, खर्चा 15 बढ़ा है, तो बचत कितनी बढ़ेगी 14, 29 में से 15 घटेगी तो राधा की बचत 14 बढ़ जाएगी। यानी कि राधा की अगर बचत पहले 25 थी, सेविंग 25 थी, तो राधा की बचत 14 बढ़ गई, परसेंटेज में गुणा 100%, तो आ गया 56, 25 चौका 100, 14 चौका 56% राधा की बचत बढ़ गई। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा पेपर में आने वाले सवालों में से ये है। सवाल नंबर 26, एक बेलन की रेडियस में 25% की वृद्धि की जाती है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी रिड्यूस, हाइट कितने परसेंट कम की जाए, सो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम, जिससे बेलन का आयतन समान रहे। ये भी बढ़िया सवाल है भाई। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई एक कांस्टेंट नंबर है, सिलेंडर का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट के प्रोडक्ट पे। अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, रेडियस के स्क्वायर के अनुपात में वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम सीधा हाइट पे डिपेंड करता है। अब एक सिलेंडर की रेडियस 25% बढ़ाई जाती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4, यानी कि रेडियस अगर पहले 4 थी तो 4 से 5 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में बदलेगा। आपसे सवाल में बोला है कि हमने सिलेंडर की रेडियस तो 25% बढ़ा दी, हाइट कितना परसेंट कम करें कि वॉल्यूम सेम रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। एक बार बताओ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको सेम रखना है तो एक संख्या जिस रेशियो में बदलोगे दूसरे को रिवर्स रेशियो बदलना चाहिए। अगर यहां सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर 16 से 25 हो गया तो हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट अगर पहले 25 थी तो 25 से 16 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। हाइट अगर 25 से 16 हो जाएगी तो हाइट कितनी कम करनी पड़ेगी, 9 कम करनी पड़ेगी बटे 25, 1/25 4%, 9/25 4 गुना 36%, तो सिलेंडर की हाइट को 36% रिड्यूस करना पड़ेगा। ए ऑप्शन आंसर है। आई बात समझ में, आप बोलोगे सर गजब की बात है और मजा आ गया करके। सवाल नंबर अपन लोग यहां से करेंगे अब 27, ये बताओ 27, फिर से मेरे प्यारे भाई ज्योमेट्री का सवाल है। आर एक सर्कल के बाहर पॉइंट है, सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूरी पर है, पॉइंट आर से एक सीकेंट एक छेदक रेखा खींची जाती है जो ए बी पे टच इंटरसेक्ट करती है, आर ए 7 ए बी 5, सर्कल की रेडियस बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ये एक सर्कल है, आर इसके बाहर एक पॉइंट है जो सेंटर से कितना 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस प्रकार से हो गया। ये मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये सर्कल के बाहर पॉइंट आर है, और ये आपका 18 है, ओ आर 18 दिया हुआ है, ठीक है जी।
अब एक सीकेंड लाइन है। सीकेंड लाइन क्या होता है भाई? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे छेद करती हुई जाए, यानी कि ये सीकेंड लाइन है जो सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते। ये ए है और ये आपका बी है, ए और बी पे। सवाल में ये भी कहा गया है कि आर ए 7 है, आर ए 7 है और ए बी 5 है, ए बी 5 है। पूछा है सर्कल की रेडियस, बताओ बच्चे रेडियस क्या होगी? देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको ये बता सकता हूं, बेस्ट तरीका बताऊंगा। आप इसको आगे बढ़ा के भी कर सकते हो, और उससे स्मार्ट तरीका यह कि आप यहां से एक टेंजेंट खींच लीजिए। मान लीजिए सर्कल की टेंजेंट है जो यहां पॉइंट टी पे टच करते, क्या आप इस टेंजेंट की लंबाई निकाल सकते हैं? थ्योरम पढ़ी है आपने कि भाई अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से एक टेंजेंट खींची जाती है पी टी, और एक सीकेंट लाइन खींची जाती है पी ए बी, पी ए बी, तो टेंजेंट पी टी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? छोटी छलांग, पहले पी से ए तक जाओ फिर बड़ी छलांग बी तक जाओ, पी ए गुणा पी बी, यही होगा कि नहीं होगा? क्या आप यहां पे ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई? सर्कल के बाहर पॉइंट आर है और आर से टेंजेंट है आर टी, तो आर टी का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा? या आर से ए तक की छलांग मारिए 7, फिर आर से बी तक की छलांग मारिए मेरे प्यारे भाई। आर से ए तक की छलांग 7, आर से बी तक की 12, यानी कि आर टी का स्क्वायर जो आएगा वो 84 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये √84 आ गया। लेकिन सवाल में पूछा रेडियस, आप कहोगे सर रेडियस कैसे आएगी? अब आप यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, ये इसको यहां मिला दीजिए 90 डिग्री। टेंजेंट रेडियस के बीच में तो 90 डिग्री का कोण बनता है। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहां आर टी √84 है, √84 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये आर टी और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये साइड 18 है, ये 18 है मेरे प्यारे भाई, ये 18 है 90 डिग्री के सामने वाला, ये √84 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये 90 डिग्री के सामने 18, 18 का स्क्वायर 324 और ये √84 का स्क्वायर 84, तो 32 - 8 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 240। 240 का मतलब 16 गुणा 15, 16 का √4, 15 का √15, 4 √15 आ जाएगी रेडियस, और √15 रेडियस आ गया। ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल, गजब क्वेश्चन। मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सवाल है ये। सवाल नंबर 28, 23 का सबसे छोटा मल्टीपल ज्ञात कीजिए जिससे 18, 21, 24 से डिवाइड करने पर 7, 10 और 13 रिमाइंडर बचता हो। ये सवाल है आपके एलसीएम का। कैसे करेंगे मेरे भाई? कॉन्सेप्ट पता है? लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, 23 का वो सबसे छोटा मल्टीपल ज्ञात कीजिए जिससे 18 को डिवाइड दो। देखो ये स्पेशल सवाल है, वो संख्या बतानी है जिससे 18 को भाग दें तो रिमाइंडर कितना आए मेरे प्यारे भाई? 7 आए। 21 से भाग दें तो रिमाइंडर 10 आए, और 24 से भाग दे तो रिमाइंडर 13 आए। 24 से भाग दे तो रिमाइंडर 13 आए, यही है। 18 से भाग देने पर शेषफल 7 आए, क्या है डिफरेंस? 11 का। 24 से भाग देने पर शेषफल 10 आए, क्या डिफरेंस है? 21 से भाग देने पर 10 आए 11, 24 से भाग देने पर 13 आए, 24 और 13 का डिफरेंस क्या? 11। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो वो नंबर जो होगा मेरे प्यारे, वो जो नंबर होगा आपको लेना है 18, 21, 24 का एलसीएम। 18, 21 और 24 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के, माइनस 18 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए, 21 से भाग करने पर 10 आना चाहिए, 24 से भाग करने पर 13 आना चाहिए। तो 18, 21, 24 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के यानी नेचुरल नंबर माइनस कॉमन डिफरेंस। ये ऐसा डाटा सेट किया जाएगा जहां डिफरेंस सेम रहेगा, माइनस कॉमन डिफरेंस 11, तो संख्या जो होगी इस फॉर्म की होगी। ये बेसिक मेथड है, ऑप्शन से आप कर लोगे। ऑप्शन से पहले बता देते चलो भाई, अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब संख्या ऐसी होगी, यानी कि अगर 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। 9 से भाग करूंगा, अगर 9 से भाग करूंगा, 18 में 9 छुपा होता है, 9 का मतलब डिजिटल सम। अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है तो 9 से भाग करने पर भी 7 आएगा, यानी कि 9 से भाग करने पर 7 आएगा तो डिजिटल सम 7 होना चाहिए। डिजिटल सम 3 और 1 4, 3 7 है। यहां पर डिजिटल सम 3 है, यहां डिजिटल सम 5 है मेरे प्यारे, 5 गलत। यहां डिजिटल सम 3 2 5 4 9 है, गलत। यानी कि पहला ऑप्शन आंसर आ गया।
दिस इज द बेस्ट मेथड ऑप्शन से करना, लेकिन बेसिक मेथड भी जानना जरूरी है। कभी भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो हमेशा संख्या इस फॉर्म की होगी, एलसीएम जो भी आपको दिए हुए नंबर माइनस कॉमन डिफरेंस। अब 18, 21, 24 का एलसीएम क्या आएगा? 18 और 24 का तो 72 आ जाएगा। अब 72 का मतलब 24 दिया 72, 21 में 7 भी आता है, 7 से गुणा, तो 72 सत्ते 504, 504 माइनस 11, 504 इंटू के माइनस 11, ये संख्या आएगी मेरे प्यारे में जिसकी आपको तलाश है। अब हमें के का मान ऐसा लेना है, के का मान ऐसा लेना है कि ये नंबर 23 से कट जाए। संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 23 का सबसे छोटा मल्टीपल हो। हमें के का मान ऐसा लेना है कि ये नंबर 23 से कट जाए, तो आप इस नंबर को 23 से भाग करके देखो। जब आप इस नंबर को 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 23 दूनी 46, बचेगा 4 4 44, 23 एकम 23, 23 एकम 23, बच गया 21, 21 के माइनस 11, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं इस नंबर को, ये नंबर 23 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए 23 से, अगर मैं इस नंबर को 23 से भाग करता हूं 23 से, तो 23 दूनी 40, 4 बच गया 44, 23 एकम 23, बच गया 21, तो ये रिमाइंडर बचता है। इस नंबर को 23 से भाग करने पर, 23 से भाग करने पर ये रिमाइंडर बचता है। बोला है 23 का मल्टीपल, यानी कि 23 से भाग देने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये के की वैल्यू ऐसी लेनी है कि रिमाइंडर 0 हो जाए, ये नंबर 23 से पूरा पूरा कट जाए। के की जगह 1 रखने पर नहीं कटेगा, 2 रखने पर नहीं कटेगा, 3 रखने पर नहीं कटेगा, 63 माइनस 11, 4 रखने पर 84 माइनस 11 हो जाएगा मेरे प्यारे, 73 नहीं कटेगा, 5 रखने पर 105 माइनस 11 नहीं कटेगा, 6 रखने पर 126 माइनस 11, 126 माइनस 11 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, 6 में से गया 5 और 115 कट गया। अगर मैं यहां पे के की जगह 6 पुट करता हूं तो 23 छिका 126, 126 माइनस 11 115, और 115 23 से कट रहा है 5 बार, 115 23 से डिवाइड हो रहा है 5 बार, यानी कि मुझे के की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी मिनिमम, है ना। तो मैंने रख के चेक करके देखा, 1 रखने पर नहीं कट रहा 23 से, 2 रखने पर नहीं कट रहा, के की जगह 3 रखने पर नहीं कट गया, 63 माइनस 11 नहीं कट रहा, 4 रखने पर नहीं कट रहा, 5 6 रखने पर कट रहा है ना। ये ऑप्शन भी 6 गुना करना पड़ेगा लगभग, तो के का मान 6 आया, यहां रखो, के की जगह 6 रखेंगे यहां, तो 504 छिक्का 3024 माइनस 11, यानी कि 3013 सवाल का आंसर है। ये इसका बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड मैंने पढ़ाया बताया जरूर है आपको, लेकिन ये पेपर में करना नहीं है। जानने के लिए बहुत अच्छा है, करने के लिए नहीं। आएगा अगर ये सवाल तो अब ऑप्शन से ही बनाएंगे, ठीक है। समझ में जरूर आ गया होगा मेरे प्यारे भाई, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन और इसमें टाइम लगेगा। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, हम हमेशा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है जी। आगे ठीक है जी, त्योहार आ चुका है, केरविल एप्लीकेशन पर हमारा एसएससी आरंभ बैच भी चालू है। अगर आपका विजन है 2026-2027 में गवर्नमेंट जो है एग्जाम क्रैक करने का, सरकारी ऑफिसर बनने का, तो आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, चारों सब्जेक्ट पिलर हैं। सिलेबस बहुत लेंदी है, टाइम बहुत कम होता है, कट ऑफ बहुत हाई हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10,000 नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। अगर आप दूसरे से बेहतर नहीं होंगे, दूसरे से फास्ट नहीं होंगे, दूसरों से बढ़िया नहीं होंगे, तो आप सिलेक्शन की राह पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, केरविल एप्लीकेशन पर हम बैच लेके आए अपना आरंभ बैच, उसकी तैयारी हमारे साथ आरंभ करिए। चारों ही सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की क्लास आपको मात्र 1599 में हम आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीएस भी, अलग अलग हम सारे टीचर्स, हमारी पूरी टीम मिलकर। और एक क्लास केरविल एप्लीकेशन पर चल रही है, सारी की सारी क्लास लाइव होंगी। जैसे मैं मैथ्स अर्थमेटिक का एक टाइम स्लॉट पढ़ाऊंगा, एडवांस का एक टाइम स्लॉट पढ़ाऊंगा 1-1 घंटे, फिर वो क्लास लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी आपके पास 2 साल तक। 2 साल तक आपके पास ये क्लास रहेंगी, यानी कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो नेक्स्ट 2 इयर्स तक जब चाहे आप फोन ओपन करके हमें जो है प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे। जैसे ये मैंने पिछला सवाल बताया, तो पहले मैं इसका प्रूफ समझाता हूं कि भाई ये चीज कहां से आई।
फिर मैं उस पर सवाल कराता हूं, फिर मैं ऑप्शन से करना सिखाता हूं कि भाई एग्जाम में ऐसे करना है। तो वहां बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे चीजें होंगी। वहां एक एक सवाल नहीं कराया जाएगा, हर कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम सवाल आपको कराए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो। ये कॉन्सेप्ट बेसिक बैच भी है और ये प्रैक्टिस बैच भी है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करवाइए। 1599 होता ही क्या है भाई, इतने कम प्राइस में आपको दबा के पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। शेयर कर दीजिएगा हर वीडियो को, हर बच्चे को मेरे प्यारे भाई ये वीडियो कि आरंभ बैच कैरविल एप्लीकेशन पर अभी चालू है। सारे स्पेशल बैच एक कॉम्बो में मिलेंगे। अगर आप अलग सेपरेट क्लासेस लेंगे हमारी तो वो भी मिल जाएंगी, लेकिन वो 999 की होंगी। गोपाल सर की सेपरेट लाइव क्लास का बैच 999 में होगा, लेकिन चारों अगर आप सब्जेक्ट होगी चारों ही पढ़ने तो आपको केवल 1599 में मिल जाएगा। और अब ये 2-4 दिन और है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फिर जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ महीने नए बैच के लिए। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन कराइएगा मेरे भाई। आओ 29वां सवाल करेंगे। The angle of elevation of top of a tower from 2 points A and B lying on horizontal through the foot of tower are respectively 15 degree and 30 degree. A and B are on the same side of tower. A और B टावर के सेम साइड पर है। AB 48 है। तो आपसे पूछा टावर की हाइट कितनी है। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है मेरे दोस्तों ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बढ़िया ग्राउंड। और ये मेरे दोस्त एक टावर है। मान लीजिए टावर है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे जी सर बढ़िया टावर है, दिस इज टावर। अब यहां पे सवाल में क्या बोला है, दो बिंदु हैं ए और बी, टावर के ए की तरफ है। तो दो बिंदु हैं मेरे प्यारे भी, एक पॉइंट ये हो गया ए और मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया आपका बी। ठीक है जी, ए बी, इनके बीच की दूरी 48 मीटर है। ए बी जो है 48 मीटर दिया हुआ है। ए और बी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 15 डिग्री और 30 डिग्री है। जब मैं पॉइंट ए से टावर के टॉप को देखता हूं और बी से टावर के टॉप को देखता हूं तो ये एलिवेशन एंगल ये बनता है। अब पॉइंट ए से 15 डिग्री है, बी से 30 डिग्री है। देखो 15 डिग्री छोटा है, 30 डिग्री बड़ा है, यानी कि 15 डिग्री दूर होगा। पॉइंट बी टावर के नजदीक होगा। पूछा टावर की हाइट क्या है, बताओ मेरे भाई। 10-15 डिग्री का मान भी दिया है। एक बार बताएं, ये स्पेशल सवाल है, यहां कोई 10-15 की जरूरत नहीं है। ये डबल हो गया, अगर ये 15 है, 15 का डबल हो गया 30 डिग्री, डबल हो गया कि नहीं। अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं, ये एंगल क्या होगा मेरे भाई, ये एंगल भी 15 डिग्री का होगा। आप बोलोगे सर कैसे, वाई दिस कोलैवेरिटी। देखो अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे भाई ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो अंदर के दो इंटीरियर जो एंगल है इनका सम भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है, ये 15 है, तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री का बचा। 15-15 30 हो गया। यानी कि अगर मैं सपोज इस ट्राइंगल ABC को देखता हूं तो इसमें दो कोण बराबर हैं 15-15 डिग्री के। ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। यहां 15 डिग्री के सामने 48 मीटर है, तो यहां भी ये 15 डिग्री के सामने 48 मीटर ही आएगा, यानी कि 48 मीटर आ गया। और ये आ गया मेरे दोस्तों 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के सामने 48 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने 24 मीटर आएगा। ये रेशियो होता है। 30-60-90 ट्रायंगल पढ़ा है आपने। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। 90 के सामने अगर 48 है तो 30 डिग्री के सामने आधा ही होगा, 24 मीटर। ये जो है टावर की हाइट आ जाएगी, बात खत्म। तो दिस इज ए वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। लास्ट, अब हम इस मॉक टेस्ट का है ना एग्जाम पेपर 5 का आखिरी सवाल कर रहे हैं। इफ वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यू इज 0.664, अगर 5 वैल्यू का वेरिएंस 0.654 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। एनटीपीसी के पेपर में सवाल आया था, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है, वेरिएंस दिया हुआ है तो आप वेरिएंस का अंडर रूट कर दीजिए। वेरिएंस का मेरे प्यारे प्रसरण का अंडर रूट कर दीजिए। उल्टा अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब यहां पे 5 वैल्यू, कितनी भी वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका वेरिएंस दिया है 0.654, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0.64 का अंडर रूट 0.8। तो इसका आंसर हमारा 0.8 है, जो कि मेरा ए ऑप्शन सही है। और इसी के साथ आज का ये एग्जाम पेपर 5 होता है खत्म। ठीक है मेरे प्यारे भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के हर एक सवाल को आखिर तक देखने के लिए, जो बच्चे यहां तक आए हैं। माना कुछ बच्चे तो शुरू के 2-3 सवाल देख के बस उनका काम हो जाता है। भीड़ बहुत है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर वैकेंसी तो एनटीपीसी में 8300 है और फॉर्म भर दिए 53 लाख ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो 53 लाख भीड़ है कि फॉर्म आया सस्ता भर दिया। जो एक्चुअल में तैयारी करने वाले हैं, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, वो 1 लाख बच्चे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे हमारे इस चैनल पे एक्टिव हैं और पढ़ रहे हैं डेली। तो जिनकी नौकरी लगनी है वो इस चैनल पे है। तो कंपटीशन केवल आप ही लोगों के बीच में है जो इस चैनल पे भटक रहे हैं, ठीक है। इन्हीं में से जो है 10% बच्चे की नौकरी लग जाएगी जो हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं। बाकी सीरियस ही नहीं है, वो कचरा गैंग है मेरे भाई, जिसका मतलब केवल फॉर्म भरने से है। उस पर हमें मतलब ही नहीं है मेरे दोस्तों। उसका जन्म ही फॉर्म भरने के लिए और रेलवे बोर्ड को ऑलरेडी अमीर है, उसको और अमीर बनाने के लिए हुआ है। लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपने तो शुरू से लेकर आखिर तक देखा है, हर एक एग्जाम पेपर देखा है। आज तो मैंने 5वां करा दिया, कल 6ठा कराऊंगा, होली की छुट्टियां उसमें भी कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये हर एक क्लास को देखनी है। एग्जाम पेपर 1, 2, 3, 4 एनटीपीसी का मैंने कराया है, ठीक है। अभी एग्जाम में काफी दिन है, मैं एडवांस मैथ की, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन की भी सेपरेट क्लासेस लगाऊंगा, प्रैक्टिस क्लासेस, वो भी आप देखना। तो मैथ तो मैं यहीं से करा दूंगा। आप चिंता करिए कि आपको जनरल अवेयरनेस, जीए कैसे पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम पेपर अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, सॉल्यूशन अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना। 30 सवाल हमने आपको कराए। आज का जो लेवल था वो मॉडरेट से थोड़ा सा कम था। कम से भी कम आज के मॉक टेस्ट में आपके 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितने सवाल आज के टेस्ट में सही किए मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। कल मिलेंगे नए मॉक टेस्ट के साथ।